गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली की तरीके से आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं साइंस का सेशन लेके, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह रहे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रहते हैं। आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। एग्जाम जो जो वो फिक्स समय उसने दिया है वो अपने समय पे ही लेगा। 17 नवंबर से स्टार्ट है, वो 17 नवंबर से स्टार्ट है, उसी समय पे आप वो रेलवे एग्जाम लेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फायदा ये है कि आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रह रहा है। इस वजह से प्रीवियस ईयर की करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप टेस्ट लगाते रहिए, टेस्ट को एनालाइज जरूर करिएगा, क्योंकि टेस्ट का एनालाइज नहीं करोगे तो टेस्ट लगाने का उतना ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो टेस्ट लगाते रहिए, उसका एनालाइज प्रॉपर करते रहिए। इस वजह से आप पढ़ाई जितनी ज्यादा कर पाओ उतनी ज्यादा अच्छी है, उतना पढ़ाई करते ही रहो, क्योंकि अब इसके बाद कब मौका मिलता है, इतनी वैकेंसी आए या ना आए, कितना टाइम हो गया, 1-1.5 साल फॉर्म भरे हो गया, तो फिर उसमें फिर बहुत लंबा टाइम हो जाता है। इस वजह से ये मौका आप अपने हाथों से किसी तरीके से जाने ना दो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे क्वेश्चन इसमें हैं, तो आप बहुत अच्छे से चीजें देखिएगा और सीखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है। तो मछली से आप देखो, अगर मछली से कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा इसके हृदय में कच्छ, तो कितने रहेंगे? 2, ठीक है, 2 कच्छ रहेंगे। तो ये श्वसन क्रिया कैसे करेंगे? ये किसे? पानी को मुंह में लेंगे और गिल्स के थ्रू निकालेंगे। किसे? पानी मुंह से लेंगे तथा गिल्स से निकालेंगे। तो पानी में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो ये लोग लेते हैं। कौन से लेते हैं? पानी में प्रेजेंट, वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीजन मछली लेती है। मछली जो लेती है, पानी में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। लिख लीजिए यहां पे नोट बना के, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, ये बहुत कम होते हैं। किसके कंपैरिजन में? वातावरण के ऑक्सीजन से। तो वातावरण में जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कहीं ज्यादा है पानी के कंपैरिजन में। पानी में कितनी होती है, वातावरण में कितनी होगी? अप्रॉक्स 21% के आसपास वातावरण में है। तो पानी में कितनी होगी वो तो डिपेंड करता है कि पानी की प्योरिटी कितनी है, पानी में प्योरिटी कितनी है। अब पानी की शुद्धता की बात करेंगे ना, शुद्धता तो कैसे जांच करेंगे? तो उसके लिए बीओडी टेस्ट होता है, बीओडी। अगर इसकी पूर्ण रूप की बात करेंगे तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या करेंगे? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब एक जो उसमें पानी में एक जीव को जीने के लिए कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछता है मछली कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, पानी में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट हो कि उस पानी में रहने वाले जीव जिंदा रहे। तो 4% से अगर कम पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उसमें जो प्रेजेंट जीव होंगे वो किल होने लगे, मरने लगेंगे। इस वजह से पानी में 4% ऑक्सीजन कम से कम प्रेजेंट ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, मछली से इतना क्वेश्चन बनेगा आपका। अब देखो मछली के लीवर ऑयल में, देखो अगर मछली के लीवर में पूछेगा तो मछली के लीवर में होता है विटामिन डी,
ठीक है। विटामिन डी मछली के लीवर के ऑयल में पूछ रहा है, लीवर मछली के लीवर के तेल में, तो उसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाई जाएंगी। विटामिन ई ए और विटामिन ए एंड डी दोनों बोथ पाई जाएंगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व ने चिपको आंदोलन को बल दिया? किसके नेतृत्व ने चिपको आंदोलन को बल दिया? तो देखो चिपको आंदोलन ये रिलेटेड किस चीज से है? तो देखो ये रिलेटेड है, अगर इसके रिलेटेड की बात करें तो ये देखो वृक्ष बचाओ, वृक्ष को काटने से रोकने से रिलेटेड है, वृक्ष को काटने से रोकने से रिलेटेड है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें जैसे चिपको आंदोलन कैसे नाम पड़ा, जैसे एक उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट था, कहां से यह हुआ था? चमोली से। ये कहां पड़ेगा? ये उत्तराखंड में पड़ेगा। उत्तराखंड के चमोली नामक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। वहां ये हुआ था, जैसे जो लोग पेड़ काटते थे तो ये जो वहां के निवासी थे तो उस पेड़ को ऐसे कवर कर लेते थे, चिपक जाते थे उसको, फिर काटने नहीं देते थे। तो इसका जो नेतृत्व किया था तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो गया। अब देखो मेघा पाटेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेघा पाटेकर जो थी ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन रिलेटेड है? मेघा पाटेकर। अमृता देवी बिश्नोई जो है, अमृता देवी बिश्नोई ये राजस्थान की खेतड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। कौन सा? खेतड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा तो आपको चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। तो चिपको आंदोलन स्टार्ट कहां से हुआ था? तो आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। सारी चीज समझ में आई? अब देखो वृक्ष को काटने से रिलेटेड था ये आंदोलन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या होते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो नेचुरली जो चीजें आपको मिलती हैं उसके प्रमुख घटक क्या क्या हो सकते हैं? तो उसमें सारी चीजें लगभग आ जाएंगी, आप एक बार गौर करिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक, देखो सभी जीव तो पर्यावरण में आएंगे। भू आकृति का कारण भी है और जल वायवीय कारक भी है। देखो जल वायवीय कारक प्राकृतिक पर्यावरण का कारक, अगर मान लो जल में कोई प्रदूषण होता है, जल में कोई दिक्कत होती है तो जल प्रदूषण हुआ। अगर उसकी लैंड में कोई दिक्कत होती है, अगर उसकी पृथ्वी की आकृति में या फिर उसकी इनफर्टिलिटी रेट में होता है तो भू आकृति। अगर जीवों में कोई इम्बैलेंस होता है तो जीवों में दिक्कत देखने को मिलेगी आपको। तो इसका आंसर होगा डी। ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक सारे होंगे। ठीक है, अब एक चीज और है, देखो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कहां से मिलती है? कौन देता है? कौन देगा? तो ये महासागर देते हैं। कौन? महासागर। जो आपके समुद्र होते हैं, महासागर, ओशन, वो देते हैं सबसे ज्यादा। देखो अब ये जो अमेजन का फॉरेस्ट है, अमेजन जंगल है, इसको भी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये लगभग 10 से 20% तक ऑक्सीजन ये भी देता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसको बोलते हैं? लिख लीजिए, पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसको बोलेंगे? अमेजन जंगल को। इससे भी ऑक्सीजन आपको मिलती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है?
परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक सोर्स होगा वो आपका सोलर सिस्टम, सौर ही होगा। कौन सा होगा? सौर होगा। देख लीजिए सौर कहां पे? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो उस परितंत्र में आपको ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स होगा तो सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुण के मध्य संबंध स्थापित करता है? एक चीज इसमें याद कर लीजिए, जैसे हम बताते हैं वैसे ही आप याद करिएगा। देखो एक रिलेशन ऐसे बनाइएगा, पी वी टी बी सी और जी। देखो पी प्रेशर है, यहां पे सारी चीजें लिख दे रहे हैं ना। पी प्रेशर, दाब, वी वॉल्यूम मतलब आयतन, टी टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, अगर बी से बात करें तो बी किससे रिलेट करेगा? तो अगर बी की बात करेंगे तो बॉयल्स लॉ, अगर सी की बात करें तो चार्ल्स, क्या? चार्ल्स। अगर जी की बात करें तो गैलुसाक, ठीक है। ये सारी ये आपका नोटेशन है एक तरीके के। अब देखो अगर चार्ल्स पूछेगा तो चार्ल्स इसमें क्या करेंगे आपको? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो इसमें कांस्टेंट कौन सा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा इसके सामने वाला जो बच गया है, तो कौन सा? P। अब देखो इसको देख लो, यहां पे कौन होगा? यहां पे जो होगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसमें कांस्टेंट कौन रहेगा? तो कांस्टेंट कौन रहेगा? सामने वाला कौन? V। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर जब बॉयल्स पे आओगे तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें कांस्टेंट कौन होगा? सामने वाला, सामने का है T। ये चीज है। अब ये इतना अगर आपको याद है तो तीनों आपको लॉ कंप्लीट पूरी तरीके से समझो पता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? चार्ल्स के नियम के गैसों का। चार्ल्स का मतलब ये पूछ रहा है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तापमान, कांस्टेंट कौन है? प्रेशर। ठीक है, ये देख लीजिए किसके? आयतन और तापमान में रिलेशन है। आयतन और तापमान। तो आयतन और तापमान कौन सा रिलेशन है? चार्ल्स का नियम। तो इसमें कांस्टेंट कौन होगा? ये कांस्टेंट कौन होगा? कांस्टेंट कौन है? दाब। कांस्टेंट होगा दाब। तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर देखो दाब और ताप में कहेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर, दाब और ताप कौन सा नियम है? गैलुसाक। ठीक है, अगर देखो आयतन एवं मौसम गैस की मात्रा, ये तो कोई नहीं है। दाब और आयतन, दाब प्रेशर और आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे लिख देता वो, अगर बायल्स लॉ पूछता तो यहाँ पे लिख देता दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका सी करेक्ट है। ये चीज आप प्रॉपर याद रखिएगा। क्वेश्चन आया पहले आप ये डायग्राम बना लो, आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। ऊष्मा का क्षय मतलब ये कि थर्मस फ्लास्क की, जैसे मान लो चाय अगर गर्म उसमें रख दी तो गर्म ही बनी रहे, अगर पानी ठंडा डाल दिया
तो ठंडा ही बना रहा है, ठंडा ही बना रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसमें पहले निर्वात एक तरीके से हम क्रिएट करेंगे। देखो चालन आप पहले समझ लो। देखो चालन, ये चालन किसमें होगा, चालन किसमें होगा, चालन होगा ठोस में, चालन किसमें होगा, ठोस में होगा। विकिरण किसमें होगा, विकिरण किसमें होगा, विकिरण होगा एटमॉस्फेयर में या हवा में। विकिरण किसमें होगा, हवा में, हवा में। ठीक है। अगर संवहन की बात करें तो ये किसमें होगा, संवहन होगा गैस में, संवहन किसमें होगा, गैस में, गैस में संवहन होगा। चालन ठोस में होगा और विकिरण आपकी हवा में होगा। जो जो रेज रहेंगी तो वो विकिरण उससे होंगी, विकिरण से होंगी। एक क्वेश्चन बनता है कि सूरज की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं कैसे, विकिरण द्वारा, और एटमॉस्फेयर गर्म होता है, वायुमंडल गर्म होता है, किस वजह से, तो संवहन द्वारा। गर्म किसके होगा, गैसों से संवहन द्वारा, बट उसकी किरणें आ कैसे रही, विकिरण द्वारा, विकिरण द्वारा। ठीक है। गर्म, अगर एटमॉस्फेयर गर्म पूछेगा तो संवहन, किरणें आएंगी कैसे सूर्य से पृथ्वी तक, तो विकिरण द्वारा। ठीक है। बट थर्मस फ्लास्क में उष्मा के क्षय को हम कैसे रोक सकते हैं, देखो थर्मस फ्लास्क में हम उष्मा का क्षय रोक सकते हैं। नंबर 1 चालन से रोक सकते हैं, नंबर 2 संवहन से रोक सकते हैं, नंबर 3 विकिरण से रोक सकते हैं। मतलब हम तीनों चीजें अगर उसको रोक लेंगे तो हम उसका विकिरण, तो उसका हम जिस तरीके से उसमें हम स्टोर करेंगे वैसा ही बना रहेगा उसमें। तो आंसर हम इसमें डी मारेंगे, आंसर डी इसका सही है, आंसर आपका डी सही है। ठीक है। सारी चीजें समझ में आई। अगर जो चीजें नहीं समझ में आती है आप कमेंट में बताते रहिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन क्या है, राइबोफ्लेविन क्या है, तो राइबोफ्लेविन तो आप सब जानते हो कौन सा है, ये विटामिन बी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक नाम है विटामिन B2, तो ये राइबोफ्लेविन है। देखो एंटीबायोटिक तो नहीं है, रजत पदार्थ नहीं है, विटामिन है। ये क्या है, विटामिन है। पौधा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या है, एक ये विटामिन है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। अगर B1 की बात करें, ये होती थायमीन, थायमीन। ठीक है। अगर बात करें एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक की बात करें तो ये किसका बना होगा, ये बना होता है कवक, कवक से तैयार की जाती है एंटीबायोटिक। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो कोबाल्ट, अगर देखो कोबाल्ट C60, ये किसमें काम किया जाता है, ये कैंसर के लिए, कैंसर का उपचार, कैंसर का उपचार कोबाल्ट 60। ठीक है। देखो और तो अगर कार्बन 60 की बात करें तो कैंसर के उपचार में यूज करते हैं। कोबाल्ट नामक आप जो खनिज पाया जाएगा तो किसमें पाया जाएगा, साइनोकोबालामाइन में पाया जाएगा। किसमें, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन मतलब कौन सी विटामिन होगी, विटामिन B12, विटामिन B12 देख लीजिए कहाँ है, विटामिन B12, ये आंसर आपका हुआ। ठीक है। विटामिन बी खाली कोई नहीं होती, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B10 ये होंगी। ठीक है। अगर विटामिन के की बात करें तो ये हेल्प करती है किसमें, रक्त का थक्का जमने में, किसमें, रक्त का थक्का जमने में हेल्प करती है। ठीक है। कौन सी विटामिन, विटामिन के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो लक्ष्य था, ये 16 सितंबर 1987 को जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल हुआ था उसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
किसके लिए करेंगे? ये हुआ कब था? 16 सितंबर 1987 को। किसका? ओजोन, O3, ओजोन के संरक्षण के लिए, ओजोन के संरक्षण के लिए। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने घटक हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। O3 है ना, तो ऑक्सीजन के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। ऐसे भी पूछ लेता है ओजोन किसका घटक है, तो ऑक्सीजन का घटक है। ठीक है, ऑक्सीजन का घटक है। तो इसी वजह से देखो 16 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? ओजोन डे, ओजोन डे भी मनाया जाता है, ओजोन डे। तो ओजोन संरक्षण के लिए मनाया जाता था, ओजोन परत संरक्षण के लिए। देखो अगर ओजोन की जो ओजोन की हम जो यूनिट की जो मापी जाती है, ओजोन की जो मोटाई नापी जाएगी, तो किससे नापी जाएगी मोटाई? तो डॉप्सन से। किससे? डॉप्सन से। इसकी मोटाई डॉप्सन से नापी जाएगी। ठीक है। और ओजोन के बारे में एक चीज समझ लो कि इसके क्षरण में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है ये उसके क्षरण में बहुत ज्यादा हेल्प वो करता है कि ये ओजोन क्षरण करता। कौन? CFC ओजोन के क्षरण करता है, ओजोन परत का क्षरण करता है। ओजोन का काम सुन लो कि ओजोन का काम क्या होता है। ओजोन का इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को ये अब्सॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है, परावर्तित कर देता है, उनको आने नहीं देता है। देखो क्या होता है, सूर्य से आने वाली यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी तक आने से रोकता या रोकती। अगर वो आ गई, अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज आ गई पृथ्वी तक, तो क्या करेंगी? चर्म रोग होगा। अगर पृथ्वी तक पहुंचेंगी यूवीज रे से, क्या होगा? चर्म रोग होगा। ठीक है। अगर वो पृथ्वी तक आ जाएंगी तो चमड़े के रोग, मतलब जो स्किन डिसीज कहते हो ना, स्किन डिसीज होगी उससे। ठीक है। तो देखो अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था? ओजोन अवक्षय के तत्वों को कम करना। हाँ बिल्कुल ये था। जैव विविधता को संरक्षण नहीं, जल प्रदूषण का नियंत्रण नहीं। जल प्रदूषण का जो नियंत्रण के लिए जो प्रोटोकॉल आया था, तो ये आया था 1981 में। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पे नियंत्रण नहीं। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका ए करेक्ट होगा, ओजोन अवक्षय के तत्वों को कम करना। बट देखो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, मतलब एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ रही है। क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में वातावरण का गर्म हो रहा है। गर्म हो कैसे रहा है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड पहली बात तो गर्म गैस है, पहली बात तो ये गर्म है। ठीक है। तो ये होता क्या है? ये रिलीज जो होता है, तो ये बाहर जा नहीं पाता, ये पूरे एटमॉस्फेयर में रहता है। इस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड। मेन मुख्य कारण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो देखो एम्पलीफायर जो होगा, एम्पलीफायर क्या करेगा? ध्वनि को बढ़ाएगा और घटाएगा। एम्पलीफाई मतलब आप कहते हो ना एम्पलीफायर लगा दिया, मतलब उसकी ध्वनि की तीव्रता बढ़ा दी। ठीक है। एम्पलीफाई कर दिया, ध्वनि को घटाता बढ़ाता, ध्वनि को घटाता बढ़ाता। ठीक है। अगर हेडफोन की बात करें तो हेडफोन क्या करता है? हेडफोन करता है आपकी जो ध्वनि को क्या करता है?
ध्वनि को, आपकी ध्वनि को कन्वर्ट करके इसमें ध्वनि को विद्युत में संकेतों में नहीं कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर करता है विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करता है, विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करता है लाउड स्पीकर। ठीक है, तो क्या इसमें आंसर कौन सा होगा? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? आपकी ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, लिख लीजिए। डायनेमो, डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या? यांत्रिक को विद्युत। अब विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत मोटर करेगा विद्युत टू यांत्रिक, विद्युत से यांत्रिक में करेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति बननी होती है। कवक मतलब कवक की कोशिका भित्ति बननी होती है। अब देखो, पादप की जो सेल्स बनी होंगी किससे बनी होंगी? कोशिका भित्ति बनी होगी सेल वाल। पादप में सेल वाल होता है, ये किसकी बनी होगी? ये बनी होगी सेलुलोज से, सेलुलोज से। ठीक है, जो मानव में होती है, मानव की जो सेल्स होती है, मानव की कोशिका भित्ति होती है ना जीवों में, किसकी बनी होगी? ये प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होगी। ठीक है, कह रहा कवक की कोशिका भित्ति बनी होगी, तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होगी, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? इसकी ये बनी होगी काइटिन की, किसकी? काइटिन, काइटिन की बनी होगी। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका सी करेक्ट होगा, सी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जटिल स्थायी ऊतक है, एक जटिल स्थायी ऊतक है, इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा है जो जटिल स्थायी ऊतक। एक चीज, एक डायग्राम याद रखना, इससे सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। देखो, ऊतक लिखो, ऊतक किसके ऊतक? ये मानव के नहीं, प्लांट के, पौधों के, पौधों के ऊतक, पौधों के ऊतक। तो इसमें देखो, नंबर 1, नंबर 2 सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, नंबर 2 जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। देखो, सरल स्थायी ऊतक हो गए, ये पुनः 3 भागों में डिवाइड होंगे। कौन सा? कौन कौन? नंबर 1 पेरेन्काइमा, नंबर 2 पोलेनकाइमा, नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइड होगा। अगर जटिल, अगर इसमें और चीज देख लो, पेरेन्काइमा का काम क्या होगा? ये खाद्य चीजों को, जो प्लांट्स में फूड पैकेजिंग का काम करता है, खाद्य चीजों को संरक्षण करता है, खाद्य का संरक्षण। इसकी जो सेल्स होंगी ये क्या होंगी? जीवित होंगी, जीवित कोशिका पाई जाएंगी इसमें, जीवित कोशिका। अगर कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा की, तो ये क्या करेगा? ये लचीलापन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। प्लांट्स को जो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रोवाइड करेगा, तो कौन? कोलेनकाइमा प्रोवाइड करेगा। इसकी भी जो सेल्स होंगी, इसकी भी सेल्स होंगी जीवित होंगी, इसकी भी जो सेल्स होंगी, कोशिकाएं होंगी, क्या होंगी? जीवित होंगी। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा क्या करेगा? ये कठोरता प्रोवाइड कराता है प्लांट को। क्या? कठोरता।
ये कठोरता प्रोवाइड करवाता है। तो ये कठोरता प्रोवाइड करवाएगा, ये कठोरता प्रोवाइड कराएगा, तो इसकी सेल्स कैसी होंगी, इसकी कोशिकाएं मृत होंगी, इसकी कोशिकाएं मृत पाई जाती हैं, स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं मृत पाई जाती हैं। अब देखो जटिल स्थायी ऊतक में दो तरीके के होंगे, नंबर एक जाइलम, 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 नंबर दो फ्लोएम, फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होगा, नीचे जड़ से ऊपर पत्तियों तक, नीचे से ऊपर की तरफ जल का परिवहन करना। इसमें क्या करेगा, जड़ से पत्तियों तक जल का परिवहन करना। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से बना हुआ भोजन पूरे प्लांट्स में भेजना, पूरे प्लांट्स में परिवहन करना। फ्लोएम का काम क्या है, पत्तियों से बना हुआ भोजन पूरे प्लांट्स में परिवहन करना। तो सारी चीजें समझ में आई। अब देखो एक जटिल स्थायी ऊतक है, जटिल स्थायी ऊतक इसमें से होगा कोई, जटिल स्थायी ऊतक यही तो दो है, इसमें से कोई होगा। ये तीनों तो सरल स्थायी ऊतक है। तो देखो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये तीनों क्या है, ये सरल स्थायी ऊतक है, ये सरल स्थायी ऊतक है। क्या है, ये सरल स्थायी, ये सरल स्थायी ऊतक है। बट जाइलम क्या है, जाइलम देखो एक क्या है, जटिल स्थायी ऊतक है। जाइलम क्या है, जटिल स्थायी ऊतक है, एक जटिल स्थायी ऊतक है जाइलम। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका ए करेक्ट होगा, ए, कि ये जटिल स्थायी ऊतक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। देखो जब प्रारंभिक में पृथ्वी का वातावरण था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, इसी वजह से आर्द्रता थी। तब आर्द्रता मतलब नमी थी, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था नहीं तब, तो इस वजह से नमी थी। अब ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो अब ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है, इस वजह से पृथ्वी का वातावरण थोड़ा गर्म हो रहा है। ठीक है, देखो तो पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण में मुख्य रूप से ऑक्सीजन नहीं था, तो जो था पहले तो हाइड्रोजन था। देखो ऑक्सीजन नहीं था, इसमें ऑक्सीजन है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें ऑक्सीजन है, ये नहीं होगा, इसमें ऑक्सीजन है तो ये भी नहीं होगा। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियां से निकलने वाला पहला स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रम नहीं, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम प्रदान करता है। देखो जब न्यू बोर्न होता है, बच्चे का तुरंत जन्म होता है, इस डॉक्टर भी कहता है कि इसको माँ का पहला दूध पिलाओ, माँ का पहला दूध। उसको जो पहला दूध पिलाते हो तो वो क्या होगा, वो होगा कोलेस्ट्रम, वो कोलेस्ट्रम होगा। वो किस लिए पिलाते हैं, वो इस वजह से पिलाते हैं कि बच्चे को वो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करवाता है। उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसी होती है कि रोगों से हम लड़ सकते हैं, रोगों से वो बच्चा उतने टाइम पे लड़ लेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, रोगों से प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रम रोगों से प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगा। तो आंसर आपका भी सही है। विकास के लिए आवश्यक तत्व है, विकास अभी उसके विकास के लिए उतना आवश्यक तत्व नहीं है, निद्रा है, विकास के लिए पोषण, ये कोई चीजें नहीं होगी। क्या होगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होगी तो कहाँ की होगी, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, ये चीजें देख लो। देखो अगर हड्डी की बात करेगा तो देखो बड़ी अगर कहाँ की बात करेगा, छोटी बात करेगा, फेस पे करेगा, रीढ़ में करेगा, रीढ़ में, कान में, ठीक है, कान में, नाक में, ठीक है, कान में, नाक में, और कहाँ कर लेगा, देखो कान में कितनी होंगी, 6 बोन होंगी। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की नाम अगर कहेंगे तो फीमर, ठीक है। छोटी हड्डी तो ये काने में पाई जाएगी, इस नाम स्टेपीज, नाम स्टेपीज। अगर फेस पे करेंगे कितनी हड्डियां,
14, अगर रीड में कितने कहेंगे तो 33 हड्डियां, 33 बच्चों के और 26 अडल्ट के, 26 अडल्ट के। अगर देखो नाक में कितनी, एक बोन पाई जाएगी, कौन सी, नेजल, नेजल बोन, नेजल बोन। अब देखो और किसमें, पसलियों की संख्या पूछ लेगा, पसलियां तो कितनी होंगी, 12 गुणे 2, 12 गुणे 2। अगर देखो न्यू बोर्न बेबी में पूछ लेगा तो कितनी हड्डियां होंगी, 300 प्लस, 300 प्लस होंगी हड्डियां। देखो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहां पाई जाएगी, तो सबसे बड़ी हड्डी कहां पाई जा रही, सबसे बड़ी हड्डी आपकी जांघ में पाई जा रही है, जिसका नाम है फीमर। कहां पाई जाएगी, जांघ में पाई जाएगी, जिसका नाम है फीमर। ठीक है, तो आंसर आपका डी करेक्ट है, आंसर डी करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थि में कौन सा लवण, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखो अस्थि की बात करें, अगर अस्थि की बात करें या फिर दांत की बात करें, देखो अस्थि, अस्थि हड्डी, हड्डी की बात करें या फिर बोन की बात करें या फिर दांत की बात करें, तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा, ये बना होगा कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। इसका कैल्शियम फॉस्फेट का बनना होगा। बट दांत के ऊपर जो सबसे कठोर होगा, दांत के ऊपर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा, इनेमल। कौन सा, इनेमल, इनेमल होगा, जो कि शरीर का सबसे भी कठोर है, जो कि शरीर का भी सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो किससे बने होंगी, सोडियम से बने होंगी, नहीं, फेरिक नाइट्रेट नहीं, मैग्नीशियम नहीं, किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होंगी। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाएगी, तो टीबिया फेबुला नामक जो हड्डी है ये पाई जाएगी आपकी टांग में, किसमें, टांग में, पैर में पाई जाएगी। ठीक है, खोपड़ी में कितनी हड्डी होगी, अगर खोपड़ी की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 29 स्कल में। ठीक है, अगर मुंह की बात करें तो मुंह का जो पीएच मान कितना रहता है, तो अम्लीय रहता है कि क्षारीय रहता, तो रहता है अम्लीय। ठीक है, कितना, लगभग 5.4 के प्लस रहेगा। 5.4 से अगर नीचे रहेगा तो दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाएगा, कितना, 5.5 होगा, हाँ 5.5। अगर 5.5 से नीचे आएगा तो दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मस्तिष्क में ताप का नियंत्रण कौन करता है। हमारे मस्तिष्क में ताप का नियंत्रण जो करता है तो कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। ठीक है, पोन्स नहीं करेगा, पोन्स कान का भाग होता है, नहीं, अब मेडुला नहीं करेगा, कौन करेगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग, एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्कालिक कार्य नहीं करता है। तो देखो शराबी जो रहता है थोड़ा डगमगा के चलता है ना, वो सही नहीं चलेगा, थोड़ा डगमगाएगा इधर उधर, तो उसका कौन सा भाग, माइंड का कौन सा भाग नहीं काम करेगा, तो उसका सेरिबेलम काम नहीं करता है। कौन सा, सेरिबेलम, सेरिबेलम उसका काम नहीं करता है। सेरिबेलम अगर काम करेगा ना तो आदमी सीधे चलेगा, अगर सेरिबेलम काम नहीं करेगा तो फिर वो थोड़ा डगमगा के चलेगा। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आपका बी सही होगा। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछता कि एक रेखित पर चलने के लिए कौन सा मस्तिष्क काम करता है, तो ये आपका सेरिबेलम काम करेगा, एक सेरिबेलम काम करेगा। ठीक है, अगर जो नहीं काम करेगा तो समझो आप एक रेखित दिशा में नहीं चल पाओगे। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लग रहा है आपको सेशन, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और
कमेंट करते रहिए, अगर कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।